आज हम ड्रग्स की स्टोरेज कंडीशन की स्टडी करेंगे। ठीक है। फार्मासिस्ट का काम होता है दवाई बनना। दवाई कहाँ बनती है? फार्मास्यूटिकल कंपनी में बनती है। दवाई बनने के बाद दवाई में क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है कि दवाई की स्टेबिलिटी कैसी है। टैबलेट में जैसे इंटीग्रेशन टेस्ट लगाया जाएगा, डिसोल्यूशन टेस्ट लगा के देखेंगे, फ्राइबिलिटी टेस्ट देखेंगे, और उसका ऑर्गेनोलेप्टिक स्टडी करेंगे। ऑर्गेनोलेप्टिक मॉर्फोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन करेंगे, जिससे हम देखेंगे टैबलेट में कहीं डिस्कलरेशन तो नहीं हुआ, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो नहीं आया, जैसे कैपिंग हुआ, क्रैकिंग हुआ, और डबल इम्बोजिंग का प्रॉब्लम हुआ। तो हम टैबलेट को और किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को, टैबलेट, कैप्सूल, पैरेंटरल्स, इनकी हम क्वालिटी कंट्रोल करते हैं और इसका हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी में जब इंस्पेक्शंस होते हैं तो रिकॉर्ड को चेक किया जाता है, रिकॉर्ड्स को चेक किया जाता है। तो कंपनी को बैच वाइज रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। कोई कंपनी पैरेंटल्स बनाती है, कोई बायोलॉजिकल फॉर्मुलेशंस बनाती है, कोई C and C1 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बनाती है, कोई एंटीबायोटिक्स बना रही है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस हैं, कोई कंपनी सॉलिड डोजेस फॉर्म टैबलेट कैप्सूल बनाती है। और कंपनी में डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक होता है R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये डिपार्टमेंट नया मॉलिक्यूल्स पे रिसर्च करके नई फॉर्मुलेशन को डेवलप करता है, प्री क्लिनिकल स्टडीज परफॉर्म करता है। इसमें साइंटिस्ट काम करते हैं जिन्होंने फार्मेसी में PhD और M.Pharm कर रखा है पर्टिकुलर किसी ब्रांच से। एक पैकेजिंग डिपार्टमेंट होता है, एक क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है। तो क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस डिपार्टमेंट में ड्रग की क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि मार्केट में ड्रग जब आती है तो हो सकता है कि वो 2-3 महीने बाद कंज्यूम हो, साल भर बाद कंज्यूम हो, तो ड्रग का स्टेबल रहना बहुत जरूरी है। तो हमें ड्रग्स के स्टोरेज कंडीशन पता होनी चाहिए, और मेडिकल स्टोर पे ड्रग को कैसे मैनेज किया जाता है, किस तरह से उसको स्टोर किया जाता है कि लंबे समय तक वो सुरक्षित रहे और उसमें कहीं भी कोई फिजिकल केमिकल चेंजेस ना आए, कोई माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, कंटामिनेशन ना हो। तो आज हम देखेंगे ड्रग स्टोरेज कंडीशंस के बारे में। ये कहाँ मेंशन है? इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। फार्माकोपिया में हमने देखा था कि इसमें ड्रग्स के स्टैंडर्ड्स, ड्रग की स्टोरेज कंडीशन, ड्रग के प्यूरिफिकेशन के मेथड्स, ऐसे काफी इंफॉर्मेशंस फार्माकोपिया में अवेलेबल होते हैं। तो फार्माकोपिया के हिसाब से किसी भी ड्रग में फिजिकल, केमिकल और कोई माइक्रोबियल चेंज ना आए, इस चीज को इंश्योर करने के लिए ड्रग का प्रॉपर स्टोरेज बहुत जरूरी है। यदि हम टेम्परेचर की बात करें तो कुछ ड्रग्स पे मेंशन होता है कि उसको कोल्ड टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना है। तो इसकी रेंज होती है 2 डिग्री to 8 डिग्री सेल्सियस। इसका एग्जाम्पल है वैक्सीन। वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन कोल्ड चैन सिस्टम के थ्रू किया जाता है। ऑल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन इज डन अंडर द टेम्परेचर रेंज 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। बीपी, यूएसपी और आईपी तीनों में कोल्ड स्टोरेज का रेंज मेंशन किया हुआ है। तो कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर कितना होता है? 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। कूल की यदि हम बात करें तो आईपी में मेंशन किया है 8 to 25 डिग्री सेल्सियस, एंड यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया में 8 to 15 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर की बात करें तो ये 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। वार्म टेम्परेचर की बात करें तो 30 to 40 डिग्री सेल्सियस होता है आईपी और यूएसपी के हिसाब से। फ्रीजिंग टेम्परेचर की बात करें तो -5 to 20 डिग्री सेल्सियस। कंट्रोल टेम्परेचर की बात करें तो 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। यदि कोई कहे कि भाई ड्रग को आपको रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना है, मतलब टेम्परेचर शुड नॉट बी एक्सीडिंग मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, इसलिए मैक्सिमम मेडिकल स्टोर्स में AC लगे होते हैं, एयर कंडीशनर, जो एयर को और एनवायरनमेंट को थोड़ा कूल रखते हैं, जिससे दवाइयां खराब ना हो। क्योंकि फार्मासिस्ट दवाई जब बनाता है तो वो इस हिसाब से बनाता है कि दवाइयों में स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, इफिकेसी भी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी का मतलब ये कि दवाई की यदि एक्सपायरी 2 साल तक की है तो 2 साल तक दवाई अपने फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को लूज ना करे। इफिकेसी का मतलब होता है किसी भी दवाई की बीमारी को ठीक करने की क्षमता, द पावर टू क्योर और ट्रीट द डिजीज, इट्स कॉल्ड इफिकेसी।
तो ड्रग की इफिकेसी भी कम नहीं होनी चाहिए, स्टेबिलिटी भी बरकरार रहनी चाहिए। तो इस चीज का ध्यान हम रखते हैं स्टोरेज कंडीशंस के थ्रू। अब आपने देखा होगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि वैक्सीन्स का स्टोरेज टेम्परेचर क्या होता है, बताइए। अभी आपको बताया, वैक्सीन का स्टोरेज टेम्परेचर होता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। ये आप याद रखना, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब आपने देखा होगा, माइक्रोबियल ग्रोथ किन ड्रग्स में हो सकता है, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, ठीक है। और जो पैरेंटल्स होते हैं उनमें शाम टेस्ट, लाल टेस्ट एज अ क्वालिटी कंट्रोल लगाया जाता है, पायरोजन टेस्टिंग जिसको हम कहते हैं। क्योंकि जो ड्रग डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहे हैं पैरेंटल के थ्रू, वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। क्योंकि जनरली जो ड्रग हम ओरल रूट से लेते हैं, तो वो स्टमक से होके, लिवर से होके ब्लड में जाते हैं। तो स्टमक में HCl प्रेजेंट रहता है, और बॉडी की एक डिफेंस मैकेनिज्म होती है जिसके थ्रू बॉडी पेट से जाने वाली हर उस चीज को जो कि टॉक्सिक है बॉडी के लिए, या तो वो रिमूव कर देगी उसको, डायरिया लाइक कंडीशन प्रोड्यूस करके, या तो उसको वो ब्लड में जाने से रोक देगी, या तो वोमिटिंग हो जाएगी। पर जो भी ड्रग डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं उनका फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि ब्लड में सीधे जाएंगे तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होंगे। तो इसलिए ड्रग्स के क्वालिटी कंट्रोल बहुत जरूरी होते हैं ड्रग की इफिकेसी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। अब हम देखते हैं ड्रग्स को मेडिकल स्टोर में किस हिसाब से अरेंज किया जाता है। एक तो अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाता है, दूसरा कैटेगरी वाइज अरेंज किया जाता है। कि भाई ड्रग्स एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ड्रग्स, एंटीबायोटिक ड्रग्स की एक कैटेगरी है, एंटी फंगल ड्रग्स की कैटेगरी है, एंटीवायरल ड्रग्स की कैटेगरी है, और आपका ड्रग्स एक्टिंग ऑन रिस्पायरेटरी सिस्टम, जिसमें कफ सिरप्स आएंगे, है ना। मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम्स पे जो हम ड्रग यूज करेंगे, उस टाइप के ड्रग्स, इस हिसाब से ड्रग को अल्फाबेटिकली और कैटेगरी वाइज मेडिकल स्टोर में अरेंज किया जाता है, जिससे आसानी से ड्रग को आइडेंटिफाई करके उसको डिस्पेंस किया जा सके। ड्रग डिस्पेंसिंग मतलब होती है प्रिस्क्रिप्शन को पढ़कर फार्मासिस्ट द्वारा ड्रग को पेशेंट को दिया जाना, इसको बोलते हैं ड्रग डिस्पेंसिंग। और फार्मासिस्ट का मेन वर्क यही होता है, ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करना और ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो इसके लिए मेडिकल स्टोर पे यदि ड्रग सुव्यवस्थित जमाई जाएगी तो आसानी से फार्मासिस्ट उसको आइडेंटिफाई करके डिस्पेंस कर पाएगा। और ड्रग को जमाने का एक तरीका ये होता है, ड्रग पे कलर्ड पेपर से, स्टिकर से लेबलिंग कर दी जाती है। तो ऐसे ड्रग जो कि एक जैसे दिखते हैं, तो कभी उनमें कंफ्यूजन ना हो तो उन सब पे ग्रीन स्टिकर लगा दिया जाता है। आपने कभी मेडिकल स्टोर पे देखा होगा, जो ग्लास के रेक्स होते हैं उनमें जो ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस होते हैं उन पे स्लिप चिपके होते हैं। ठीक है, कभी मेडिकल स्टोर जाओ तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा, तो उन पे ग्रीन कलर के स्टिकर लगा दिए जाते हैं किन ड्रग पे, जो कि एक जैसे दिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ग्रीन स्टिकर से उसको मेंशन किया जाता है। दूसरा, आपका एक रेड स्टिकर यूज किया जाता है जो हाई रिस्क मेडिसिन होता है, हाई रिस्क मेडिसिन पे रेड स्टिकर लगाया जाता है। और एक आप होता है आपका येलो स्टिकर। येलो स्टिकर किन दवाइयों पे लगाया जाता है, जिनके जिनके नाम मिलते जुलते होते हैं, है ना। द ड्रग्स विच प्रोड्यूसेस सिमिलर साउंड्स, जैसे सिफिलैक्सिम और सिफिडॉक्सिन। ऐसे कुछ ड्रग्स हैं जिनके नाम मिलते जुलते हैं। जैसे एक ड्रग है आपका पैरासिटामोल और पैरासिटम, थोड़ा मिलता जुलता है ना। कभी आप सुन नहीं पाए, डॉक्टर ने कहा भाई पैरासिटम दे दो, आपने पैरासिटामोल सुन लिया और आपने पैरासिटम की जगह पैरासिटामोल दे दिया, और पेशेंट ने यदि वो गलत ड्रग कंज्यूम किया तो पेशेंट का लिवर डैमेज होगा, क्योंकि वो अननेसेसरी ड्रग खा रहा है। विदाउट रीजन ड्रग को कंज्यूम करना ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है। इसीलिए बीमार जब पड़े तभी ड्रग खाएं, अनावश्यक रूप से दवाई ना खाएं। दवाइयों की जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी दवाइयां खाएं। थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम में बार बार दवाइयां ना लें, इससे आपकी बॉडी में टॉलरेंस आएगा जिसको हम बोलते हैं ड्रग टॉलरेंस। और दूसरा, ड्रग टॉलरेंस के बाद ड्रग डिपेंडेंस भी डेवलप हो सकता है, आप दवाइयों पर निर्भर हो जाओगे। जो हार्मोनल प्रिपरेशंस आते हैं, एंजाइम्स के प्रिपरेशंस आते हैं, यदि हम इनको कंज्यूम करना शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी नेचुरली
हार्मोन और एंजाइम के प्रोडक्शन को कम कर देती है। हमारी बॉडी ये रिकॉग्नाइज करती है, ये प्रेडिक्शन करती है कि ये चीज तो मुझे मिल रही है बनी बनाई, तो मैं इसको क्यों बनाऊं। तो बॉडी हिबिचुअलाइज हो जाती है और हार्मोन और एंजाइम के प्रोडक्शन को बंद कर देती है। इसीलिए आपको हार्मोन और एंजाइम्स के प्रोडक्शन को एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही कंज्यूम करना चाहिए। एक लंबे समय तक ड्रग को कंज्यूम करने से बॉडी में ड्रग टॉलरेंस और ड्रग डिपेंडेंस डेवलप होता है, जो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। यही केस आप एंटीबायोटिक्स ड्रग्स के साथ देख सकते हो। एक ही एंटीबायोटिक लंबे समय तक लिया जाए तो बॉडी उसके लिए रेजिस्टेंस शो करती है। मतलब बॉडी में जो बैक्टीरिया है वो भी रेजिस्टेंट हो जाता है, और वो एंटीबायोटिक फिर बॉडी पे काम नहीं करती। फिर डॉक्टर को एंटीबायोटिक बदल के देना पड़ता है। तो हमने आज देखा ड्रग का स्टोरेज कंडीशन, और ड्रग का स्टोरेज क्यों जरूरी है, और टेम्परेचर्स के बारे में देखा, और मेडिकल स्टोर में हम ड्रग किस किस तरह से अरेंज करते हैं, ये आज हमने डिस्कस किया। ये आपके कम्युनिटी फार्मेसी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है, और आपके एग्जिट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। और अभी आपके एग्जाम जब फिनिश हो जाएंगे, उसके बाद आपका एग्जिट एग्जाम होगा 3 से 6 महीने बाद, जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा, और वो क्रैक करने के बाद में ही आपको ड्रग लाइसेंस दिया जाएगा। तो आप लोग एग्जाम की तैयारी के साथ साथ एग्जिट एग्जाम की तैयारी भी करेंगे। और अभी एग्जाम के बाद में आपको पढ़ाई आपकी जारी रखनी है, जिससे कि आप एग्जिट एग्जाम को क्रैक कर पाओ। क्योंकि एग्जिट एग्जाम तो आपका एमसीक्यू बेस्ड है, उसमें आपका यदि नॉलेज स्पेसिफिक है, आपको बुलेट पॉइंट्स पता है, की पॉइंट्स पता है, इन दैट केस यू कैन क्रैक द एग्जाम, अदरवाइज यू वोंट गेट द लाइसेंस। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्रिपेयर फॉर एग्जिट एग्जाम एज वेल विथ योर थ्योरी एग्जाम्स। और थ्योरी एग्जाम के बाद भी कोई पढ़ाई बंद नहीं करेगा। जिसने पढ़ाई बंद की, तो फिर वो एग्जिट एग्जाम में उसको एक बार में नहीं निकाल पाएगा, तो दूसरी तीसरी बार देना पड़ेगा। तो फॉर्म फिर से भरना पड़ेगा, वो फीस आपकी अलग जाएगी, और आपका लाइसेंस आपको लेट मिलेगा, वो प्रॉब्लम एक अलग है। तो इसलिए सिंसियरली आप लोग पढ़ाई कीजिए। ठीक है। आज हम थोड़ा कोलॉजी डिस्कस करेंगे, है ना। प्रीवियस क्लास में हमने फार्माकोथेरापेटिक्स डिस्कस किया था, कि फार्माकोथेरापेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, हमें क्या पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है। आज हम देखेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी, जो कि पहला सब्जेक्ट है आपका। 12 मई को एग्जाम है शायद फार्माकोलॉजी का, है ना। तो फार्माकोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ ड्रग्स। हम फार्माकोलॉजी में ड्रग्स की स्टडी करते हैं, कि ड्रग बॉडी पे क्या एक्शन देती है, और बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। तो ड्रग बॉडी में जाती है तो एक्शन देगी, या तो साइड इफेक्ट देगी। ठीक है। तो हम ड्रग के क्लिनिकल इंडिकेशन की, ड्रग के साइड इफेक्ट्स की, और ड्रग के कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब होता है किन डिजीज कंडीशन में ड्रग्स को नहीं प्रिस्क्राइब करना है। इसमें हम ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, ड्रग और डिजीज के इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ड्रग और फूड के इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे टेट्रासाइक्लिन्स को दूध के साथ नहीं दिया जाता। ठीक है। तो ड्रग का फूड के साथ भी इंटरेक्शन होता है, और ड्रग का डिजीज के साथ भी इंटरेक्शन होता है। जैसे किसी पेशेंट को डायबिटीज का प्रॉब्लम है, ऑलरेडी उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई है, और हमने उस पेशेंट को यदि ग्लूकोज का बोतल लगा दिया, तो क्या उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ सकता है? डेफिनेटली बढ़ सकता है। इसके बढ़ने की वजह से उसको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए कभी भी किसी डायबिटिक पेशेंट को ग्लूकोज का बोतल बहुत रेयर केस में ही लगाया जाता है, अदरवाइज अवॉइड किया जाता है। ठीक है। जैसे कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनका एक्सक्रीशन मदर के मिल्क से होता है, तो जो लैक्टेटिंग वुमेन होती है उसमें कुछ ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि प्लेसेंटा के थ्रू माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे के अंदर चले जाते हैं, तो उससे बच्चे में फोकोमीलिया और बहुत सारे इफेक्ट्स आ सकते हैं, टेराटोजेनिक इफेक्ट जिनको हम कहते हैं। तो इसलिए ऐसे ड्रग्स को प्रेग्नेंट वुमेन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखा गया है। कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि बच्चों को नहीं दिए जाते, जिनकी एज 14 साल 12 साल से कम है, और उनके डॉक्टर्स भी स्पेशली उनको, जो पीडिया डॉक्टर्स होते हैं, बच्चों के डॉक्टर, उनको उनको दिखाया जाता है, क्योंकि बच्चों के डोज में डिफरेंस होता है एडल्ट के डोज में, और बच्चों के डोज में। जेरियाट्रिक्स पेशेंट, ओल्ड एज पेशेंट जो होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग पेशेंट जिनकी एज अबव 60 है, तो इनमें भी कुछ ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहते हैं। तो ये सब हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है। फार्माकोलॉजी के ब्रांचेस होते हैं फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक
से मीन्स है ड्रग का मूवमेंट, मतलब एडीएमई। एडीएमई का फुल फॉर्म होता है एडमिनिस्ट्रेशन, डी से होता है डिस्ट्रीब्यूशन, एम से होता है मेटाबॉलिज्म, और ई से होता है एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन। तो एडीएमई की स्टडी करते हैं हम फार्माकोकाइनेटिक्स में, और ड्रग एक्शंस, और ड्रग के साइड इफेक्ट्स, ड्रग के एडवर्स इफेक्ट, और ड्रग का मोड ऑफ एक्शन, ड्रग बॉडी में कैसे काम करता है, ये सारी स्टडी हम करते हैं फार्माको डायनेमिक्स की। तो फार्माकोलॉजी हैज टू ब्रांचेस, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। और मैंने आपको बताया कि इसमें हम क्या स्टडी करते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फार्माकोकाइनेटिक्स, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फार्माकोडायनेमिक्स, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एडीएमई, या डिफाइन क्लिनिकल इंडिकेशंस, साइड इफेक्ट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स। कुछ ड्रग्स के नाम दिए होंगे, उनके हमको साइड इफेक्ट्स, क्लिनिकल यूजेस और कॉन्ट्राइंडिकेशन, और हो सके तो मोड ऑफ एक्शन पूछ सकते हैं। मोड ऑफ एक्शन मतलब ड्रग बॉडी में काम कैसे करता है, कोई ना कोई मैकेनिज्म तो होगा। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ड्रग बॉडी में काम कैसे करता है। तो कोई ड्रग स्टिमुलेशन इफेक्ट देता है, कोई ड्रग डिप्रेशन इफेक्ट देता है, कोई ड्रग फिजिकल एक्शन के थ्रू काम करता है, कोई ड्रग एंजाइम को इनहिबिट करने के साथ साथ कुछ ड्रग्स रिसेप्टार पे बाइंड होकर अपना एक्शन देते हैं। हमारी बॉडी में कुछ रिसेप्टार्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, जिनसे ड्रग बाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी प्रोटीन कपल रिसेप्टार, लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टार। और स्टेरॉयडल ड्रग्स के लिए जो रिसेप्टार होते हैं वो सेल के अंदर न्यूक्लियस पर प्रेजेंट रहते हैं, जिनको हम न्यूक्लियर रिसेप्टार कहते हैं। और एक इस रिसेप्टार होता है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल रिसेप्टार। तो बॉडी में चार टाइप के रिसेप्टार्स होते हैं जिनसे ड्रग बाइंड करके एक्शन देता है। जब ड्रग रिसेप्टार से बाइंड करता है तो वो अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस कॉज करता है, या तो वो किसी चैनल को ओपन करेगा, या कोई ना कोई ऐसा चेंज लाएगा जिससे हमें डिजीज में रिलीफ मिल जाएगा। कुछ ड्रग्स है जो एंजाइम को इनहिबिट करेंगे, फॉर एग्जांपल नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। ये ड्रग्स पेन के सेंसेशन को कम करते हैं, ये पैरिफेरल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, और साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। जब अराचिडोनिक एसिड पे साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम काम करता है तो बायोलॉजिकल पाथवे जब आगे बढ़ेगा तो उससे पेन मीडिएटर्स बनते हैं, साइटोकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स। ये इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, ये पेन कॉज करते हैं, ये रेडनेस कॉज करते हैं, ये उस एरिया में हल्की सी इचिंग कॉज कर सकते हैं, तो स्वेलिंग, रेडनेस, और ये फीवर कॉज कर सकते हैं। तो इन सब सिम्टम्स को कम करने के लिए हम एनसेड्स ड्रग्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल, जिसको शॉर्ट में पीसीएम भी कहते हैं, इसका केमिकल नेम होता है एसिटोमिनोफेन। ये एंटीपायरेटिक ड्रग है, ठीक है। और आपका होता है डाइक्लोफेनाक, एसिक्लोफेनाक, आपका डोलोनेक्स इंजेक्शन आता है। आपको इन मॉलिक्यूल्स के पॉपुलर और फेमस ब्रांड नेम्स की जानकारी भी होनी चाहिए कि कोई मॉलिक्यूल किस फेमस ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल है। जैसे रेबिप्राजोल इज अ मॉलिक्यूल, उसका एक फेमस ब्रांड नेम है एबो 5, जो कि फाइजर बनाता है। रेबलेट आता है, रेबियम आता है ना। और इस टाइप के इसके जो ब्रांड नेम्स है, इसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी का रफली आपको एक आइडिया लग गया कि हम इसमें पढ़ते क्या है। फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स। इसमें हम पढ़ते हैं सोर्स ऑफ ड्रग, कि हमें ड्रग कहाँ से मिलता है। तो ड्रग हमें एनिमल सोर्सेज से मिलेगा, ड्रग हमें प्लांट से मिलेगा। प्लांट इज अ रिच सोर्स ऑफ मेडिसिन। फार्माकोग्नोसी में यू हैव स्टडीड लॉट ऑफ प्लांट्स। द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑफ प्लांट हैज ability to give medicinal effect on human beings। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट के लिए तो उतने हेल्पफुल नहीं होते, लेकिन वो ह्यूमन बीइंग्स में डिजीज को क्योर क्योर करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो प्लांट सोर्स है, बहुत सारे प्लांट्स के आपको नाम पता है, और उसमें कौन से फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एक्टिव है, ठीक है। जैसे एलोवेरा से हमें एलोइन मिलता है ना। हमें हल्दी से कुरकुमीन मिलता है। तो ये सभी प्लांट्स में किसी न किसी पार्ट में मेडिसिनल एक्टिविटी होती है। तो एक सोर्स ये हो गया। दूसरा सोर्स एनिमल सोर्स। फॉर एग्जाम्पल
आपका इंसुलिन, ह्यूमन बीइंग्स में जो इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है, ग्लूकोज को जो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और एनिमल्स में भी कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं वो, तो दोनों के इंसुलिन में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो एनिमल से जो इंसुलिन मिलता है उसके केमिकल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज लाने से उसको हम ह्यूमन बींग्स में यूज कर सकते हैं। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है, इंसुलिन। ठीक है। और हमें ड्रग्स कहाँ से मिल सकते हैं? मिनरल सोर्सेज से ड्रग हमें मिलता है ना। हमें ड्रग के जो फ्रूट से है ना, वो तो प्लांट में आ जाएगा। विटामिन हमें मिलते हैं, है ना। एंजाइम्स भी हम कुछ प्लांट से और कुछ फ्रूट से आइसोलेट करते हैं, जैसे पेपेन, ये हमें पपाया से मिलता है, जो कि डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। कहते हैं ना कि डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमें पपीता खाना चाहिए। तो पपीता में एक एंजाइम होता है जो कि डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। और माइक्रोबियल सोर्सेज भी है ड्रग के, जैसे कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, दे आर गुड फॉर अवर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस दूध को दही में कन्वर्ट करता है, और दही में ये नेचुरली प्रेजेंट रहता है। तो हमें खाना खाने के साथ थोड़ा सा दही खाना चाहिए, 1 कटोरी, जिससे हमारे इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो, उनका एक प्रॉपर रेंज मेंटेन रहे, क्योंकि वो हमें डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में काफी सपोर्ट करते हैं, है ना। स्पोरलैक और कुछ ऐसे ड्रग्स भी मार्केट में आते हैं जो आपकी गुड इंटेस्टाइनल फ्लोरा को बढ़ाते हैं, जिनको हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं, प्रीबायोटिक्स, इस टाइप से इनको नाम दिए गए हैं। जब हम लंबे समय तक एंटीबायोटिक खाते हैं तो एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करता है, तो वो हमारे इंटेस्टाइन के गुड बैक्टीरियाज को भी किल कर देता है, जिस वजह से हमारा स्टमक अपसेट रहने लगता है और हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए प्रीबायोटिक्स और इस टाइप के ड्रग्स दिए जाते हैं। तो सोर्स ऑफ ड्रग हमें पढ़ना है, फार्माकोलॉजी की हिस्ट्री हमें पढ़ना है। फार्माकोलॉजी की हिस्ट्री में हम देखें तो ओसवाल्ड, साइंटिस्ट को फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहा जाता है, जिन्होंने फार्माकोलॉजी की नींव रखी थी। और ये मॉडर्न मेडिकल साइंस का एक सब्जेक्ट है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पढ़ाया जाता है। नर्सिंग स्टूडेंट को, पैरामेडिकल कोर्सेज जितने भी हैं, फार्मेसी स्टूडेंट को, इवन इन एमबीबीएस और इन बीएमएस, बीएचएमएस, होम्योपैथी, जितने भी मेडिसिन सिस्टम है, इस सब में फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है। क्योंकि फार्माकोलॉजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी मेडिकल स्टूडेंट के लिए। ठीक है। नर्सिंग में भी पढ़ाया जाता है ये, है ना। और बी फार्मेसी में भी है। एम फार्मेसी में स्पेशली एक ब्रांच होती है फार्माकोलॉजी की। तो फार्माकोलॉजी की हिस्ट्री 18वीं शताब्दी से शुरू हुई है, तो अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है ना। 300 साल के आसपास इस सब्जेक्ट को हुए हैं, और काफी डेवलप ये सब्जेक्ट और काफी पॉपुलर हुआ है। बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक है जिसमें इसने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। ठीक है। ये, इसका स्कोप होता है प्री क्लिनिकल स्टडीज में, जब ड्रग की टेस्टिंग एनिमल्स पे की जाती है। दूसरा इसका स्कोप है फार्माको विजिलेंस में और क्लिनिकल रिसर्च में। ठीक है। क्लिनिकल रिसर्च में जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं वहां पर फार्माकोलॉजिस्ट काम करते हैं। ठीक है। एज अ फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर, क्लिनिकल रिसर्च ऑफिसर, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, टीम लीडर, इस टाइप की पोस्ट होती है जिसमें फार्माकोलॉजिस्ट काम करते हैं। फार्माकोलॉजिस्ट वो होते हैं जो बी फार्म के बाद एम फार्मेसी फार्माकोलॉजी ब्रांच से पढ़ते हैं, तो वो लोग फार्माकोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ठीक है। और वो प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल स्टडीज को परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब होता है दवाइयों की टेस्टिंग करना एनिमल्स पर, और यदि डेटा सेफ है और ड्रग इफिकेसियस है तो उसकी स्टडी करना हेल्थी वॉलेंटियर्स पर। तो इसको हम बोलते हैं प्री क्लिनिकल रिसर्च, एनिमल टेस्टिंग, और क्लिनिकल ट्रायल्स में हेल्थी वॉलेंटियर्स जो होते हैं, जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर, जैसे कोई एंटी डायबिटिक ड्रग है, तो उस टाइप के पेशेंट्स पे वो ड्रग का ट्रायल होगा 2-4 साल, और उससे डेटा कलेक्ट किया जाएगा, और देखा जाएगा कि ड्रग में ज्यादा साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, ड्रग पेशेंट के लिए हानिकारक तो नहीं है, और ड्रग के रिजल्ट्स कैसे हैं, ड्रग का एक्शन कैसा है, ड्रग ड्रग खाने से पेशेंट को कितना फायदा हो रहा है ना। तो ये सब की स्टडी की जाती है। फिर उसके बाद न्यू ड्रग एप्लीकेशन फाइल करके ड्रग को अप्रूवल दिया जाता है, और ड्रग को जब अप्रूवल मिलता है उसके बाद वो मार्केट में आती है सेलिंग के लिए। तो क्लिनिकल ट्रायल के फेजेस होते हैं, 0 फेज, फर्स्ट फेज, सेकंड, थर्ड, और फोर्थ फेज जो होता है वो पोस्ट मार्केटिंग फेज कहलाता है, जिसमें ड्रग मार्केट में आती है उसके बाद भी उसका सर्विलेंस किया जाता है।
तो हमने समझा फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, क्लिनिकल रिसर्च क्या होता है, क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, प्री क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है। तो ये सब आपके फार्माकोलॉजी से रिलेटेड है, इट इज स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी में हम एनिमल हाउसेस के बारे में भी पढ़ते हैं, क्योंकि ड्रग की टेस्टिंग जब एनिमल्स पे की जाती है तो एनिमल हाउस का मैनेजमेंट किया जाता है, उसमें एनिमल्स का रख रखाव, उनको क्या खाना पानी देना है, उनका किस तरह के पिंजरों में उनको रखना है, ये सारी चीजों का भी स्टडी फार्माकोलॉजी में ही की जाती है। एनिमल हाउस मैनेजमेंट, तो ये सब आता है स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। तो हमने हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी देखी, स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी देखी। फार्माकोलॉजी में हम पढ़ते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, बॉडी में ड्रग किन रूट्स के थ्रू दिया जाता है। ओरल रूट होता है, ठीक है, पैरेंटल रूट होता है, पैरेंटल रूट में आईवी आता है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप देख लीजिएगा, तो ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, मेटाबॉलिज्म हमें पढ़ना है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म बना होता है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म से, और ड्रग का एक्सक्रीशन बॉडी में कहाँ से होता है, ठीक है। और हमें इसमें डिफरेंट कैटेगरीज के ड्रग्स पढ़ने हैं, ड्रग्स एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें कोलिनर्जिक ड्रग्स आते हैं, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स, ड्रग एक्टिंग ऑन माइस्थेनिया ग्रेविस, लोकल एनेस्थेटिक्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। तो ये वो ड्रग्स हैं जो कि पैराफेरल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। इंडिविजुअली मैंने इनके वीडियोस बना रखे हैं, तो वो वीडियो आप देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स अभी काफी पास आ गए हैं और हमको सिलेबस थोड़ा सुपरफिशियली डिस्कस करना है। तो ये ड्रग्स में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कोलिनर्जिक ड्रग्स, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, और एड्रेनर्जिक ड्रग्स। इन ड्रग्स के बारे में हमें डेफिनेशंस पढ़नी है, क्लासिफिकेशन, इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, इनके डोजेस क्या है, और कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है। फार्माकोलॉजी में किसी भी ड्रग्स के बारे में हमें इतनी ही इंफॉर्मेशन पढ़नी है, इससे ज्यादा हमें नहीं पढ़ना। हमारे सिलेबस में मेंशन किया हुआ है कि हमें ड्रग्स के बारे में क्या पढ़ना है। पहले हम पढ़ेंगे ड्रग की डेफिनेशन, फिर हम पढ़ेंगे ड्रग का क्लासिफिकेशन, सेकंड पढ़ेंगे उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन, कि वो ड्रग बॉडी में जाने के बाद क्या क्या एक्शन प्रोड्यूस करता है। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन में आता है ड्रग एक्शन और साइड इफेक्ट्स, क्योंकि दोनों ही चीज ड्रग बॉडी में दे रही है, तो हम दोनों की स्टडी करते हैं। हम फिर ड्रग का डोज देखते हैं, जैसे सिट्राजिन का डोज कितना होता है, 5 to 10 mg, मैक्सिमम 20 mg तक देते हैं। पैरासीटामोल का डोज कितना होता है, बच्चों में कितना डोज होता है, और एडल्ट में कितना डोज होता है। तो ये इसकी हमें स्टडी करनी है। एंटीबायोटिक्स के डोजेस क्या होते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए। कुछ पोटेंट ड्रग्स होते हैं जिनके डोज बहुत कम होते हैं, 0.25 mg, 0.5 mg, है ना, जैसे एल्प्राजोलम आपने देखा होगा। इन ड्रग्स के जो डोज है वो काफी कम होते हैं, है ना। कुछ ड्रग्स के डोज जिनके 4-5 mg, 10 mg, 20 mg के रेंज में रहते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जैसे आपका आइबुफेन, 200 और 400 की स्ट्रेंथ में आता है, 200 mg, 400 mg। तो ड्रग के डोज का हमें एक रफ आइडिया होना चाहिए, है ना। फिर हमें ड्रग्स एक्टिंग ऑन आइस पढ़ना है, जिसमें हमें मायोटिक्स, माइड्रेटिक्स और ड्रग्स एक्टिंग इन ग्लूकोमा पढ़ना है। हमें इसमें ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ना है, जिसमें मैं आपको लोकल एनेस्थेटिक, जनरल एनेस्थेटिक अभी कुछ दिन पहले ही मैंने पढ़ाया था, वीडियो भी आपको आपके साथ शेयर किया था। जनरल एनेस्थेटिक क्या होते हैं, सेडेटिव हिप्नोटिक्स क्या होते हैं। सेडेटिव हिप्नोटिक्स ड्राउजीनेस कॉज करते हैं, स्लीपिंग कॉज करते हैं, इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। इंसोम्निया मतलब नींद ना आने की बीमारी। और एंटी कन्वर्जेंट ड्रग, जो कि कन्वर्जेंस आते हैं, झटके आते हैं, दौरे आते हैं, उनके ट्रीटमेंट में। एंटी एंजाइटी ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, न्यूट्रोपिक ड्रग्स। न्यूट्रोपिक ड्रग्स क्या होते हैं, इनको हम स्मार्ट ड्रग्स भी कहते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स की ब्रेन के कैलिबर और पोटेंशियल को काफी बढ़ा देते हैं। और मसल्स रिलैक्सेंट और ओपियोइड्स एनाल्जेसिक, तो ये आपके ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपको नेक्स्ट पढ़ना है ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मतलब हार्ट पे काम करने वाली दवाइयां, ऐसी दवाइयां जो कि हृदय से संबंधित रोगों को ठीक करती हैं। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हार्ट से रिलेटेड डिजीज कौन सी है। जैसे आपका हाइपरटेंशन हुआ, हाइपोटेंशन हुआ, एंजाइना पेक्टोरिस हुआ, और एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और आपका मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। तो ये जो डिजीज है ये हार्ट से रिलेटेड है, तो इस पे जो दवाइयां काम करेगी उसका हमें क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोजेस, इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन, इतनी चीजें पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ड्रग्स एक्टिंग ऑन
ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स, मतलब ऐसी दवाइयां जो कि ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन पे काम करती हैं, जैसे जिसमें हिमेटैनिक्स आता है, एंटीकोएगुलेंट्स आता है, एंटीप्लेटलेट एजेंट आता है और थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स आता है। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स क्या करते हैं, थ्रम्बस को डिसॉल्व करते हैं, कहीं भी यदि बॉडी में क्लॉटिंग हो गई है तो उस क्लॉट को डिसॉल्व करेंगे। एंटीप्लेटलेट ड्रग्स क्या करेंगे, प्लेटलेट के एग्रीगेशन को कम करेंगे। एंटीकोएगुलेंट क्या करेंगे, कोएगुलेशन जो हुआ है ब्लड का उसको वो ब्रेक डाउन करेंगे। हेमेटोनिक्स क्या करेंगे, बॉडी में ब्लड के फॉर्मेशन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट कैटेगरी आती है ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऐसे ड्रग्स जो कि हमारे श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियों को ठीक करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए पहले तो कि श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियों के नाम जो हमारे सिलेबस में है ना। इसमें हम ब्रोंकोडायलेटर यूज करते हैं जब ब्रोंकस ब्रोंकॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है एयरवे पैसेज, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको डायलेट करने के लिए हम ब्रोंकोडायलेटर्स यूज करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट यूज करते हैं जो कि कफ को बाहर निकालने में मदद करते हैं। म्यूकोलाइटिक्स यूज करते हैं जो कि कफ को तोड़ते हैं। कफ यदि सॉलिड फॉर्म में है तो उसको लिक्विफाई करेंगे और फिर बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। एंटी टिश्यू एजेंट्स हम यूज करते हैं। तो ये अस्थमा के केस में, सीओपीडी के केस में ये दवाइयां यूज की जाती है। खांसी आती है ना, कफिंग को ये दवाइयां कम करती है। कफ सिरप्स मार्केट में आते हैं जिनमें ब्रोमहेक्सिन होता है, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन होता है, टर्ब्यूटालिन होता है, ठीक है, और सॉल्ब्यूटेमॉल होता है। इस टाइप के ड्रग्स इनमें शामिल होते हैं। ड्रग्स एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, तो इससे संबंधित जो बीमारियां हैं जैसे पेप्टिक अल्सर हुआ, और एंटीमेटिक ड्रग्स यूज करते हैं जो कि एंटीमेटिक ड्रग्स उल्टी को रोकते हैं, वोमिटिंग की फीलिंग को कम करते हैं, ठीक है। लग्जेटिव परगेटिव हुआ, पेट को साफ करते हैं। एंटी डायरियल ड्रग जिसमें मेट्रोनिडाजोल आता है और निडाजोल, है ना, नॉर्फ्लॉक्स टीजैड, इस टाइप के एंटीबायोटिक्स, और लोमोफेन, है ना, लोपेरामाइड, इस टाइप के ड्रग्स हम यूज करते हैं जीआई ट्रैक्ट तक, ठीक है। और अल्सर में हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज करते हैं, एंटासिड्स यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है ड्रग्स एक्टिंग ऑन यूरिनरी सिस्टम। हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इनसे एसोसिएटेड जो बीमारियां हैं उन पे काम करने वाले ड्रग्स की हमें स्टडी करनी है फार्माकोलॉजी में, ठीक है। कितना डोज देना है, कितना डोज देना है, और बीमारियों में डोज देने के बाद में उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, ठीक है। जैसे एंटीबायोटिक से यदि उसका ड्यूरेशन 7 दिन ट्रीटमेंट चलाना है तो आपको 7 दिन ट्रीटमेंट चलाना है। अभी आपने 3 ही दिन ट्रीटमेंट दिया, या पेशेंट ने 3 ही दिन दवाइयां खाई, सोचे अब मैं दवाइयां नहीं खरीद रहा, अब तो मैं ठीक हो गया, तो इससे पेशेंट को रियकरेंस हो जाएगा, वो बीमारी उसको, वो इन्फेक्शन या जो भी प्रॉब्लम है वो और ज्यादा बढ़ सकती है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स के केस में ड्रग का जो कोर्स है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है, वो कंप्लीट करना बहुत जरूरी होता है। तो किडनी पे दो ड्रग काम करते हैं, डायूरेटिक्स और एंटी डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स वो जो यूरिन के फ्लो को बढ़ा देते हैं, यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, और एंटी डायूरेटिक्स वो होते हैं जो यूरिन के प्रोडक्शन को कम करते हैं, यूरिन के फ्लो को कम करते हैं। नेक्स्ट आता है आपको हार्मोन्स और उनके एंटागोनिस्ट पढ़ने हैं। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो कि एंडोक्राइन सिस्टम में हमने प्रीवियस ईयर में पढ़ रखे हैं। जैसे थायराइड हार्मोन हुआ, एंटी थायराइड हार्मोन, पैराथॉर्मोन, ये कहाँ से रिलीज होते हैं बॉडी में, इनके क्या एक्शंस हैं, और इनके एंटागोनिस्ट के बारे में हमें पढ़ना है। विटामिन डी, इंसुलिन, और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इसमें से कुछ हार्मोन्स की वीडियो मैंने आपसे शेयर की है, तो वो आप देख लीजिएगा। और ये हार्मोन्स में से इंपॉर्टेंट है आपका ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरॉन और इंसुलिन। ये हार्मोन कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये शॉर्ट नोट में आ सकता है। आपको इस बार राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है आपकी, तो उसने एक नोटिफिकेशन लॉन्च किया था जिसमें उसने मेंशन किया था कि इस बार आपको एमसीक्यूज नहीं आएंगे। तो आपको 8 क्वेश्चंस आएंगे, 8 में से आपको 5 सॉल्व करना है। और एक क्वेश्चन अराउंड आपका 16 मार्क्स का रहेगा। 16 × 5 मतलब 80 मार्क्स का आपका एग्जाम है। और आपको 8 क्वेश्चंस में से 5 सॉल्व करने पड़ेंगे, तो ऑप्शंस भी रहेंगे आपके पास, ठीक है। यदि कोई क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में कि आपके पास कंटेंट कम है, तो उसके आसपास जो चीजें घूमती हैं उनके बारे में भी आप लिख सकते हो। जैसे आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हॉर्मोन्स पढ़ रखे हैं सारे, तो नहीं आपको एंटागोनिस्ट याद आता है तो आप हॉर्मोन्स के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, है ना, ग्लैंड के बारे में बता दीजिएगा, लेकिन आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना है। आपको ऑटोकॉइड्स के बारे में पढ़ना है। ऑटोकॉइड्स हमारी बॉडी में एलर्जिक रिस्पॉन्स देते हैं,
ऑटोकॉइड्स हमारी बॉडी में एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करते हैं। एलर्जिक रिस्पॉन्स क्या होता है? रेडनेस, ठीक है, या स्नीजिंग, कफिंग, ये सब एलर्जिक रिस्पॉन्स है। तो ये ऑटोकॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं। ऑटोकॉइड का एग्जाम्पल है हिस्टामिन। और जो सिट्राजिन ड्रग है वो एंटी एलर्जिक कैटेगरी में आता है और वो हिस्टामिन का एंटागोनिस्ट होता है। ठीक है, सिट्राजिन इज एंटागोनिस्ट ऑफ हिस्टामिन। हमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स के एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ना है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कॉज करते हैं? आपके स्वेलिंग, रेडनेस। ठीक है, तो ये ऑटोकॉइड्स एलर्जिक रिस्पॉन्स दिखाते हैं और जो कि हमारी बॉडी में सिम्टम के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो किसी भी बीमारी के लक्षण को कम करने के लिए उसमें जो ऑटोकॉइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हमें रोकना पड़ेगा, तब वो लक्षण कम होंगे। हमें कीमोथेरेपी पढ़नी है। कीमोथेरेपी मतलब होता है केमिकल्स के थ्रू इन्फेक्शन को ठीक करना। तो इसमें हमें एंटीबायोटिक्स पढ़ने हैं, एंटीवायरल पढ़ने हैं, एंटी फंगल पढ़ने हैं। ठीक है, तो उसमें एक ह्यूज कैटेगरी आपकी बॉडी में, आपके सिलेबस में दे रखी है जो हमारी बॉडी पर काम करती है। पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, एमिनोग्लाइकोसाइड्स टाइप के एंटीबायोटिक, मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड्स का एग्जांपल है एजिथ्रोमाइसिन, जो कि बहुत ज्यादा कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों में हमेशा अवेलेबल रहता है। तो ये मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल है। टेट्रासाइक्लिन, सल्फोनामाइड्स, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, टीबी के ट्रीटमेंट में जो ड्रग यूज होते हैं वो आपको पढ़ना है। और एंटीवायरल ड्रग जैसे टेल्मी फ्लू हुआ, फेबी फ्लू हुआ, रेमडेसिविर का इंजेक्शन अभी आपने नाम सुना है, इनके बारे में पढ़ना है। एंटी एमोबिक एजेंट्स के बारे में आपको पढ़ना है। एंटी मलेरियल एजेंट, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स। एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट क्या होते हैं? जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। तो एंटी कैंसर ड्रग्स भी आपको पढ़ना है। तो इतनी सारी चीजें हैं, है ना, जो आपको पढ़ना है। और बायोलॉजिकल एजेंट्स पढ़ना है जिसकी डेफिनेशन, टाइप्स और इंडिकेशंस ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो इतना है आपका फार्माकोलॉजी का सिलेबस। आज आप लोग पूरी फार्माकोलॉजी खत्म कीजिएगा बैठ के, क्योंकि टाइम बहुत कम है। उसके बाद फिर पेपर के एक दिन पहले फार्माकोलॉजी पढ़ना। ठीक है, तो थैंक्स फॉर लिसनिंग।